हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग महाजनपदास या महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि ये महाजनपद क्या थे और इनके मैप में ये कहाँ पर ये किस किस जगह पर स्थित है, ये सारे चीज देखेंगे। The word Janpadas literally means the land where Jan settled down. Some more important Janpadas become Mahajanpada. तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक महाजनपद और दूसरे जनपद। तो जनपद का मतलब क्या है? द मीन्स द लैंड वेयर जन सेटल, ऐसी जगह जहाँ पर जन लोग रहते थे, जहाँ पर बस गए थे, उसे जनपद बोलते थे। या कारण ढेर सारे लोगों का एक समूह पार्टिकुलर जगह पे रहने लगा, उस सारे जन समूहों को, जन माने लोग, उन रहने वाले जन समूहों को जनपद कहा गया। और जो बहुत बड़े जन समूह थे, जहाँ पे कई हजार लोग रहने लगे, उनको महाजनपद कहा गया। जैसे हमारे यहाँ गांव था, गांव के बाद ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद तहसील होता है, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद राज्य होता है, राज्य के बाद देश होता है। तो उसी तरह वहां पे उस समय भी जो है छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उनको मिला के जनपद बने, और कई जनपद मिला के महाजनपद बने। तो उस समय जो है कुल 16 महाजनपद थे। देयर आर 16 महाजनपद, which were also mentioned अंगुत्त निकाय। ये जो अंगुत्त निकाय बौद्ध के समय की एक किताब थी, अंगुत्तर निकाय किताब का नाम था। उसमें इन 16 जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। which were dominated during 600 BCC to 321 BC, मतलब 600 BC से लेके 321 BC तक की बात इस किताब में मिलती है, जिसमें 16 महाजनपदों की बात कही गई, 16 राज्यों की बात कही गई। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 16 राज्यों की बात कही गई। आउट ऑफ दीज 16 महाजनपद, मगधा वाज द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट वन। तो इसमें जो है 16 जो महाजनपद थे, उनमें से मगध जो था वह सबसे ज्यादा पावरफुल था और इम्पॉर्टेंट था। वह 16 महाजनपद थे, उनकी लिस्ट यहां पर है। ये अंग, एक महाजनपद का नाम था जिसका अंग था, उसकी राजधानी चंपा थी। ये मॉडर्न समय में कहाँ? मुंगेर, बिहार में, और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो क्षेत्र था वो अंग जनपद कहलाता था। दूसरा मगधा था, मगध जनपद, उसकी राजधानी राजगिरी है, गिरिवराज या राजगिरी थी, जो गया और पटना के पास पड़ता था। तीसरा काशी जनपद जो बनारस डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पड़ता था, उसकी राजधानी भी काशी ही थी। नेक्स्ट था वत्स जनपद था, जो कि कौशाम्बी के पास, इलाहाबाद कौशाम्बी के पास पड़ता था, वो वत्स जनपद था। फिर कौशल था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यह ईस्टर्न यूपी, गोरखपुर वगैरह के आसपास, देवरिया गोरखपुर के आसपास ये पड़ता था, ईस्टर्न यूपी। फिर सूरसेना जनपद था, महाजनपद था, जो मथुरा के पास, जिसकी राजधानी मथुरा थी। आज भी ये यूपी के मथुरा वाले क्षेत्र को कहते थे। तीसरा नेक्स्ट सेवंथ जो था पंचाल था, वह उसकी राजधानी अहिछत्र एंड कंपिल्या था, जो वेस्टर्न यूपी मेरठ वगैरह के आसपास वाला क्षेत्र है, वहां पड़ता है। नेक्स्ट था कुरु।
जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वह मेरठ और ईस्टर्न हरियाणा में था की तरफ पड़ता था। यह भी पंचाल भी उधर ही था, वेस्टर्न की तरफ था। यह भी मेरठ और साउथ ईस्टर्न हरियाणा में पड़ता था। नेक्स्ट जो है मत्स्य थी, उसका कैपिटल थी विराटनगर थी और जयपुर राजस्थान के पास ये स्थित था। नेक्स्ट जो चेदी थी महाजनपद था, उसकी राजधानी सोथीवादी या बांदा, सोथीवादी बांदा के पास पड़ता है, बुंदेलखंड में। आज भी बांदा डिस्ट्रिक्ट के आसपास बुंदेलखंड में। अवंती था, उसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी, उज्जैन या महिष्मती है। और यह मध्य प्रदेश में मालवा, मध्य प्रदेश और मालवा के क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा था, नेक्स्ट वाला जो क्षेत्र था गंधार महाजनपद था, जो तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है, ये तक्षशिला। फिर कंबोज था, नेक्स्ट उसकी राजधानी पुंछ थी, ये राजौरी और हजारा कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद अमस्क था, ये प्रतिस्थान पैथान जो गोदावरी में साउथ क्षेत्र में पड़ता था, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, गोदावरी या महाराष्ट्र और आंध्रा के क्षेत्र में पड़ता था। नेक्स्ट था वज्जी था, उसकी वैशाली थी, आज भी वैशाली में ही ये पड़ता है। उसके बाद 16 जो है, 16 जो थे मल्ल था, मल्ल थी जहां पे बुद्ध मर गए थे, वो कुशीनारा, उसकी राजधानी कुशीनारा, देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सो नेक्स्ट था मल्ल 16 में, यहाँ 16 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो जो 16 वाला था वो था आपका मल्ल। मल्ल थी और उसकी राजधानी थी कुशीनारा, कुशी नारा, जो कि कहाँ, यूपी में स्थित है, यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इन सारी चीजों, इन सबको मैप में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंबोज, ये गंधार है, यहाँ गंधार देख लीजिए, ये है, ये पंचाल है, देख लीजिए, ये कौशल था, ये वैशाली है, वत्स था प्रयाग के पास, ये सूरसेना थी मराठवाड़ा, ये मत्स्य है, ये अवंती है, ये चेदी है, ये अस्मक है। यहाँ पे देखिए ये काशी दिख रहा है, ये मगध डायनेस्टी दिख रही है, राजघाट बनारस यहाँ पे है, ये है मल्ल है, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ गंधार, यहाँ से लेके जो है यहाँ पे सारा बिहार यूपी के बॉर्डर पे, और यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र क्षेत्र में था, ये उज्जैन में था। ये सारे महा थे, कुरु है, पंचाल है, कौशल है, मत्स्य है, ये सारे जगह हैं, आप देख सकते हैं मैप में। नेक्स्ट क्या है, अब मगध के बारे में पढ़ते, जो सबसे पावरफुल बन गया था 16 में से, वो कहां पर था। इट मगध, राइज ऑफ मगध, मगध कैसे बढ़ा। इट कंसिस्ट ऑफ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, ये कहां पे है, आज मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट पटना के पास है। गया,
सहसाबाद, गया सहसाबाद, Magad was ruled by Haryak dynasty. तो मगध जो डायनेस्टी था, मगध वाज रूल्ड बाय हर्यक डायनेस्टी, जो मगध पे शासन करते था वो उस राजवंश का नाम हर्यक है। वह राजवंश हर्यक डायनेस्टी का है। अब हम पढ़ते हैं मगध में जो हर्यक डायनेस्टी में कौन कौन सी था, शुरुआत कब से हुई। तो हर्यक डायनेस्टी 545 बीसी से लेके 410 बीसी तक रही है। इट वॉज फाउंड बाय द बिम्बिसार। हर्यक डायनेस्टी की जो राजवंश थी, हर्यक राजवंश की स्थापना, मगध के हर्यक डायनेस्टी, हर्यक राजवंश की स्थापना किसने किया था? बिम्बिसार ने किया था। हिज कैपिटल वॉज राजगिरी। उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। यह बुद्ध का मानने वाला था। ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन अजातशत्रु। उसका सन अजातशत्रु, उसके बाद उसका लड़का अजातशत्रु। पहली बुद्ध काउंसिल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अजातशत्रु के समय हुई थी। तो यह हर्यक डायनेस्टी था जो बिम्बिसार का पुत्र था। और यह बिम्बिसार जो थे बुद्ध के समय के थे। बुद्ध के समय बिम्बिसार थे। बुद्ध के मरने के बाद अजातशत्रु आए थे। अजातशत्रु बिम्बिसार के मरने के बाद अजातशत्रु उसका पुत्र बना था। अब दूसरा क्या है? दूसरा अजातशत्रु है। अजातशत्रु कौन था? ही मर्डर्ड हिज फादर बिम्बिसार एंड बिकम द रूलर। अजातशत्रु ने अपने पिताजी का वध कर दिया था और वह मगध का राजा बन गया था। ड्यूरिंग हिज पीरियड फर्स्ट बुद्धिस्ट, उसके समय फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। ही वाज फॉलोड बाय हिज सन उदयन। बुद्ध के अजातशत्रु के बाद उसका लड़का हुआ उदयन हुआ। अब उदयन क्या था? उदयन ही बुल्ड सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की एट द कन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा। तो पाटलिपुत्र कहाँ? दो नदियों के मुहाने पे स्थित था। सोन और गंगा नदियों के मुहाने पे पाटलिपुत्र था, उदयन ने बनाया था। ये तीसरा रूलर था। अब इसका लास्ट रूलर, द लास्ट हर्यक डायनेस्टी रूलर वाज नागदशक। हर्यक डायनेस्टी का अंतिम रूलर नागदशक था। ही वाज किल्ड बाय शिशुनाग। और नागदशक जो है शिशुनाग द्वारा मार दिया गया था। और शिशुनाग ने मारने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था शिशुनाग डायनेस्टी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शिशुनाग डायनेस्टी क्या थी, जो मगध पे राज कर रही थी। पहले हर्यक डायनेस्टी थी, अब दूसरा शिशुनाग डायनेस्टी। इसका शासक कौन था? पहला कालाशोक। कालाशोक जो है, जो बुद्ध काउंसिल थी, दूसरी बुद्ध काउंसिल उस समय इसी के समय हुए थे। शिशुनाग वाज सक्सीडेड बाय कालाशोक। शिशुनाग डायनेस्टी में शिशुनाग पहला उसका था, उसके बाद उसका कालाशोक बना। ड्यूरिंग हिज रिजीम सेकेंड बुद्ध काउंसिल वाज हेल्ड। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी इज फॉलोड बाय नंद डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी जब खत्म हुआ तो उसके बाद कौन सी डायनेस्टी है? तीसरा नंद। मगध की डायनेस्टी पहला हर्यक थी, दूसरा शिशुनाग डायनेस्टी मगध पे रूल किया, तीसरा नंद डायनेस्टी। इसका कौन था फाउंडर? कौन था? नंद डायनेस्टी कौन? महापदामनंद। महापदामनंद जो था इसका फाउंडर था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज
सर्व छत्रक, इसको सर्व छत्रक भी कहा गया, महापदानंद को सर्व छत्रक भी कहा गया। उसके बाद उसका नेक्स्ट रूलर कौन हुआ? धनानंद हुआ, उसका नेक्स्ट रूलर धनानंद। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी। यह नेक्स्ट नहीं, महापदानंद पहला उसका रूलर था, लास्ट उसका रूलर धनानंद था नंद डायनेस्टी का। ड्यूरिंग हिज रेजिम, इसके समय अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण किया था 326 बीसी में। नंद डायनेस्टी वॉज फॉलोड बाय मौर्य डायनेस्टी। नंद के बाद जो है मौर्य डायनेस्टी हुई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मौर्य एम्पायर क्या था उसके बारे में जानेंगे। ये मगध पे शासन करने वाली सारी डायनेस्टियां थी। तो मौर्य एम्पायर कब, मौर्य एम्पायर जो था 322 बीसी से लेके 185 बीसी से तक यह मौर्य एम्पायर था मगध पे। दैट इज 322 बीसी टू 155 बीसी तक मौर्य एम्पायर था। Was a geographically extensive and powerful political and military empire in the ancient time. मगध मौर्यन एम्पायर के बारे में क्या कहा? ये क्षेत्र में बहुत बड़ा था और राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली और एक मिलिट्री पावर था। पुराने भारत काल में मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा था, उसके बारे में बहुत फेमस था। तो ये बहुत फैला हुआ था मौर्य एम्पायर, पॉलिटिकली और मिलिट्री बहुत पावर था। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ मगधा, इसकी शुरुआत मगध किंगडम से हुई इन द मॉडर्न बिहार एंड बंगाल। द एम्पायर हैड इट्स कैपिटल सिटी एट पाटलिपुत्र नियर पटना। तो यह मगध शुरुआत हुई जो मॉडर्न बिहार में है, और इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, पटना के पास। अब आते हैं इसके पहले मौर्य राजवंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में आते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय 322 से लेकर 297 बीसी के बीच में था। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, आल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ही ओवरथ्रो द नंद डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी नंद थी, धनानंद, एंड इस्टैब्लिश द रूल ऑफ मौर्य डायनेस्टी। सेल्यूकस नेक्टर was one of the general of Alexander and after his death had succeeded in gaining control of most of the Asiatic province. Chandragupta, there was also a marriage alliance between the two families. Chandragupta is called the Sandrocotus by the Greek scholar. इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके इस साम्राज्य को स्थापित करने में उनको जो है चाणक्य ने सहायता की। चाणक्य उसका महामंत्री था। उसने जो है, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करके नंद साम्राज्य को खत्म करके वहां पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद साम्राज्य के समय ही अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन वह भारत के अंदर, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर ही अधिकार कर पाया था, उसके आगे नहीं आया था। तो अलेक्जेंडर के बाद उसका जो सक्सेसर था सेल्यूकस नेक्टर, जो उसका जनरल था, उसका एक सेनापति था, वह उसके मरने के बाद अलेक्जेंडर ने जो भी क्षेत्र भारत में जीते थे उसका शासक बन गया सेल्यूकस नेक्टर ने। और
उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री की शादी कर दी थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ताकतवर था और उसने सेल्यूकस नेक्टर को भी युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण जो है उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ग्रीक जो थे, ग्रीक स्कॉलर क्या है, अलेक्जेंडर जब ग्रेट था वह ग्रीस से आया था। यूरोप में एक देश है ग्रीस, वहां से आया था, ग्रीस कल्चर थे। तो ग्रीक में जो है चंद्रगुप्त को सेंट्रोकट्स बोला गया, उसको सेंट्रोकट्स बोला जाता था ग्रीक स्कॉलर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त बुल्ड ए वास्ट एम्पायर, चंद्रगुप्त ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, विच इंक्लूड नॉट ओनली द गुड पोर्शन ऑफ बिहार एंड बंगाल बट आल्सो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड दक्कन। तो कहने का यह मतलब हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया। उसने बिहार बंगाल के अलावा वेस्टर्न मतलब इधर दिल्ली के ऊपर वाला क्षेत्र, जो कि हमने इसके पहले मैप में देखा था। यहां पे अगर हम आते हैं, मैप को अगर देखते हैं तो ये वाला क्षेत्र, यहां से इसने इन सब क्षेत्रों पर शासन करने के साथ साथ यहाँ पे करने के अलावा इसने इधर वाले क्षेत्रों पर भी, यहाँ पर भी उसने अधिकार किया था, इन सब क्षेत्रों पे, ये कहने का मतलब था। तो उसका साम्राज्य काफी बड़ा था। मेगास्थनीज क्या है, वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न। दिस अकाउंट इज गिवन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो एक ग्रीक एम्बेसडर था, जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में अपना एक राजदूत भेजा था। उसने जो है चंद्रगुप्त के मौर्य के शासन के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। उसमें इसने जो है चंद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में वर्णन किया था। मेगास्थनीज जो ग्रीक स्कॉलर था और सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और उसने जो किताब लिखी थी जिसका नाम इंडिका है, और उस किताब से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में पता लगता था। वी आल्सो गेट द डिटेल फ्रॉम द अर्थशास्त्र, और एक दूसरी किताब है अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य ने या चाणक्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र दूसरी किताब, ये क्वेश्चन में पूछा जाता, हु ब्रॉट द अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। हु रोट द बुक इंडिका, इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था। तो ये दो किताबों के बारे में आप नाम के रखिए। इन दो किताबों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त एडॉप्टेड जैनिज्म, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भयंकर अकाल पड़ा था, हम लोग जैनिज्म में पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा था, लोग जो है उत्तर से छोड़ के दक्षिण में चले गए थे। तो यही है, चंद्रगुप्त एडॉप्टेड द जैनिज्म एंड वेंट टू श्रवण बेलगांव नियर मैसूर विथ भद्रबाहु, वेयर ही डाइड बाय स्लो स्टारवेशन। तो भद्रबाहु जैन के अपने शिष्यों को लेके इधर साउथ में चले गए थे। हमने बताया था कर्नाटका का क्षेत्र है, कर्नाटका में ही मैसूर आता है, मैसूर में ही एक स्वर्ण बेलगांव था, वहां आ गए थे, और उनके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य वहीं पे मर गए थे, धीरे धीरे खाना छोड़ दिया था, और चंद्रगुप्त वहीं उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था और वह जैन बन गए थे। विशाख दत्त रोड द ड्रामा मुद्रा राक्षस, एक विशाख दत्त राइटर था, उसने किताब लिखी थी जिसका नाम मुद्रा राक्षस है, डिस्क्राइबिंग चंद्रगुप्त एनिमी और देवी चंद्रगुप्ता इन 6th सेंचुरी में। तो एक विशाख दत्त, ये भी क्वेश्चन पूछा था, हु रोड द मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किस नामक किताब किसने लिखी, उसके राइटर कौन थे, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, ये भी याद रखिए। 3 किताबें आ गई, एक इंडिका आ गई, एक अर्थशास्त्र आ गए, तीसरा मुद्रा राक्षस। इसको लिखने वाले विशाख दत्त थे।
विशाखदत्त एक ड्रामा था, एक नाटक है। इसमें जो है चंद्रगुप्त के दुश्मनों के बारे में और देवी चंद्रगुप्त के बारे में, एक रानी के बारे में था, देवी चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन है, जो कि 6th सेंचुरी के आसपास की बात है। चंद्रगुप्त के मरने के बाद चंद्रगुप्त जब दक्षिण में चले गए जैन भद्रबाहु के साथ, तो उन्होंने अपना राज किसको दे दिया? अपने पुत्र बिंदुसार को। ये बिंदुसार है और वहां पे हर्यक डायनेस्टी का बिंबसार था। ये बिंदु है और वो बिंद था जो हर्यक डायनेस्टी का संस्थापक था, तो दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। यह बिंदुसार है, वह बिंब था, BIMB था, वो बिंब था, ये बिंदु है, तो डू नॉट कंफ्यूज। ये मौर्य साम्राज्य से संबंध रखता है और वो हर्यक डायनेस्टी से संबंध रखता है। हर्यक डायनेस्टी की शुरुआत मगध में उसने की थी। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो ये ध्यान के रखिएगा। ये बिंदुसार है। चंद्रगुप्त was succeeded by his son Bindusar. Chandragupta succeeded by his son Bindusar in 297 BC. He is said to have conquered the land between two seas, that is Arabian and Bay of Bengal. ये कह रहा है, ये बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त का पुत्र था, जो चंद्रगुप्त के बाद शासक बना मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य साम्राज्य का। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने 2 समुद्रों के बीच की पूरी जगह पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसको काफी कहा गया, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ जो है अरेबियन सी। जो इसके पहले हम लोगों ने मैप देखा था, उस मैप में हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बे ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं, बंगाल, और ये वाला जो क्षेत्र आपका अरेबियन सी था। अरेबियन सी। तो ये कहा गया कि बिंदुसार जो है इन दोनों समुद्रों के बीच का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया था, इन दोनों क्षेत्रों पे। तो हो सकता है कि उसने काफी बड़े भूभाग पे इधर या इधर तक भी उसने जो है कब्जा कर लिया रहा होगा, साम्राज्य को अपना बढ़ाया रहा होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ तक था, उज्जैन अवंती तक तो था ही, तो और ये बढ़ाया होगा, तो इसलिए ये कहा गया होगा कि उसने 2 जो है समुद्रों के बीच की जगह उसने जीत लिया था। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब वो मरा था, ऑलमोस्ट इंटायर सब कॉन्टिनेंट कम अंडर द मौर्यन रूल। सब कॉन्टिनेंट की बात कहा। ग्रीक एम्बेसडर डेमाकस विजिटेड हिज किंगडम। तो उसके पहले सेल्यूकस के समय जो था मेगास्थनीस था वहां पे उसका राजदूत। इसके समय जो है दूसरा कौन था? एक दूसरा राजदूत आ गया था, डेमेकस। वह जो है उसके दरबार में आया था, उसने ये सारी चीजें लिखी। बिंदुसार इज रिफर्ड एज अमित घाट। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? अमित घात था, स्लेयर ऑफ एनिमी। अमित घात का मतलब क्या हुआ? वो दुश्मनों को मारने वाला, स्लेयर ऑफ एनिमी बाय द ग्रीक राइटर। जो ग्रीक राइटर उसको अमित घात बोलते थे, जो दुश्मनों को मारने वाला है, ऐसा कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है अशोक। अशोक आता है, तीसरा रूलर अशोक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, नाती था। उसको चंद्रगुप्त ग्रैंडसन अशोक वर्धन मौर्य इज कंसीडर्ड बाय द कंटेम्पोररी हिस्टोरियन टू बी द परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन मोनार्क एंड परहैप्स द वर्ल्ड। क्या बात है! अशोक के बारे में, द ग्रेट अशोक के बारे में कहा गया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था, ग्रैंडसन था। उसको कहा गया अशोक वर्धन मौर्य। उसका पूरा नाम था अशोक वर्धन मौर्य। उसको जो है उस समय के इतिहासकार क्या बताते हैं कि वह भारत का सबसे बड़ा और महान शासक था,
मोनार्क मतलब राज शासक था, और शायद विश्व का भी सबसे बड़ा मोनार्क रहा हो। अशोक के बारे में यह कहा जाता है, एज ए यंग प्रिंस अशोक was a brilliant commander who crushed revolt in Ujjain and Taxila. As a monarch, he was ambitious and aggressive, reasserting the empire's superiority in southern and western India. But it was his conquest of Kaling which proved to be the pivotal event of his life. अशोक के बारे में क्या कहा? जब वह यंग राजकुमार था तब उसने क्या किया, वह एक बहुत बड़ा अच्छा सेनापति था और उसने 2 विद्रोहों को कुचला, पहला उज्जैन में, दूसरा तक्षशिला में। फिर बाद में जब वह राजा बना, ही वॉज एम्बिशियस, वह बहुत महत्वाकांक्षी था, एंड एग्रेसिव, बहुत आक्रामक था, और वह अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को अपने दुश्मनों के ऊपर स्थापित किया, और उसने साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया पे पूरा जो है अपना अधिकार स्थापित किया। और पर जब उसने कलिंग पे, बट इट कंक्वेट ऑफ कलिंग जो उड़ीसा में है, उड़ीसा की में कलिंग की विजय के बाद जो है उसके जीवन में अचूक परिवर्तन आया और वह पूरी तरह से बदल गया। Although Ashok army succeeded in overwhelming Kalinga forces of royal soldier and civilian units, and estimated 1 lakh soldier and civilian were killed in the furious warfare. Although the annexation of Kaling was completed, Ashok embraced the teaching of Gautam Buddha and renounced war and violence. For a monarch in ancient time, this was a historic feat. इसमें बताया जा रहा है कि अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया। अशोक ने क्या, ऑल्दो कलिंग सक्सीडेड ओवर हेविली, कलिंग को उसने जो है बहुत, कलिंग पे उसने कब्जा कर लिया, और वहां पर जो है लगभग 1 लाख के आसपास लोग, सेना और वहां की सिविलियन मारी गई उस भयंकर लड़ाई में। अंत में जो है कलिंग को उसने अपने राज में मिला लिया, लेकिन अशोक उससे काफी दुखी हुआ। वहां पे इतने नरसंहार और मारकाट देखने के बाद वो काफी दुखी हुआ और बुद्ध धर्म अपना लिया, और उसने लड़ाई का त्याग कर दिया। कहा कि अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि उसने धर्म युद्ध की बात की। और उस समय किसी भी राजा के लिए इस तरह का काम एक बहुत ऐतिहासिक था कि एक राजा हो और उसने लड़ाई छोड़ दी हो, लड़ाई ना करने का किया। तो अशोक के बारे में यह कहा गया। अब क्या है, आफ्टरवर्ड अशोक ऑर्गेनाइज ए नेटवर्क ऑफ मिशनरी। उस लड़ाई के बाद, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने क्या किया, एक मिशनरियों का, मिशनरी का मतलब होता है धर्म उपदेशक, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, धर्म उपदेशक, उपदेश देने वाले, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले धर्म उपदेशक को मिशनरी कहा गया। उसने कई मिशनरियों को एक नेटवर्क बनाया। आफ्टर वर्ड अशोक ऑर्गेनाइज ए नेटवर्क ऑफ मिशनरी टू प्रीच द डॉक्ट्रिन्स बोथ इन हिज किंगडम एंड बियॉन्ड। तो ये मिशनरी जो है बुद्ध की शिक्षाओं को उसके राज्य में उसका प्रचार प्रसार करते थे, उसके साथ साथ वह उसके राज्य के बाहर भी उनको भेजा, जिसे ही सेंड देम टू सेलोन, सेलोन मतलब श्रीलंका भेजा, बर्मा भेजा। सेंड हिज सन, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। एंड अदर साउथ ईस्ट
एशियन रीजन नोटेबली थाईलैंड। तो उसने जो है धर्म के प्रचार के लिए भारत से बाहर मिशनरी भेजे। इवन अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, और मिशनरी को उसने थाईलैंड, बर्मा, ये सारे क्षेत्रों में भेजा बुद्ध के धर्म का प्रचार करने के लिए। द इडिक्ट्स ऑफ अशोक, जो अशोक के द्वारा जो इडिक्ट, जो धार्मिक सिंबल थे, वह पत्थर के बनाए गए थे जगह जगह। सेट इन आर फाउंड थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, भारतीय महाद्वीप के हर जगह पे अशोक द्वारा स्थापित जो एडिक्ट थे, स्तंभ मिले। रेंजिंग फ्रॉम एस वेस्ट एस अफगानिस्तान, वो कहाँ पे मिले? अफगानिस्तान में पाए गए। एंड आंध्र प्रदेश, भारत के उधर वेस्ट में अफगानिस्तान और नीचे साउथ में आंध्र प्रदेश। अशोक इडिक्ट्स स्टेट हिज पॉलिसी एंड एक्कम्प्लिशमेंट, तो इसमें जो है वो जो उसने स्तंभ बनवाए थे, अशोक ने पत्थर के जगह जगह पे स्तंभ, शिलालेख बनवाए थे, पत्थरों को गड़वा के, बड़े बड़े पत्थर होते थे, उसमें उसने जो है बुद्ध के संदेश और अपने राज के बारे में कि लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हर जगह स्थापित करवाए थे। ऑल्दो प्रेडोमिनेंटली रिटेन इन प्रकृत, वो किस भाषा में लिखे रहते थे? प्रकृत भाषा में। पर जो है उसमें से दो जो है, 2 ऑफ देम वे आर रिटेन इन ग्रीक, एक ग्रीक एंड 1 इन बोथ ग्रीक एंड आरमाइक, और एक जो है उसका ग्रीक और आरमाइक में लिखा गया। जो जेम प्रिंसेप फर्स्ट डेसिफर्ड द इंस्क्रिप्शन, एक अंग्रेज था जिसने ये इंस्क्रिप्शन को पढ़ा। तो ये भी जान के रखिए कि अशोक के द्वारा लिखे हुए जो थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा? तो उसका नाम जेम प्रिंसेप था, जिसने अशोक के द्वारा जो शिलालेख बनाए गए थे उसको पढ़ा। देयर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, तो इंस्क्रिप्शन 14 बड़े बड़े उसके पत्थर के शिलालेख थे, 17 जो थे छोटे थे, और 12 जो थे पिलर थे, खंबे थे। ये शिलाएं थी, चौड़ी थी, पत्थरों पे लिखी गई थी, और ये छोटे राग पत्थरों पे लिखी गई थी, और 12 जो है पिलर थे, जिसमें अशोक ने जो है अपने सारे धर्म उपदेश लिखवाए हुए थे। फिर क्या है? ही अपॉइंटेड ऑफिशियल, उसने जो है ही अपॉइंट ऑफिशियल नोन एज धर्म महात्र, जो उसने धार्मिक ऑफिशियल अपॉइंट किए थे उन्हें क्या बोला जाता था? धम्म महात्र। धर्म महात्र वो क्या है? हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपुल अबाउट द धर्म मोरल वैल्यू। ये जो धर्म महामात्र थे वो जगह जगह जाते थे और लोगों को धर्म के बारे में बताते थे। अशोक इज कॉल्ड बुद्ध शाक्य, अशोक को जो है बुद्ध शाक्य भी कहा गया। अशोक को बुद्ध शाक एंड अशोक इन एक मस्की एडिक्ट है, वहां पे इसका नाम मिला। और दूसरे में जो है धर्म शोक एक जगह भूल गया, जिस सारनाथ का जो एडिक्ट था वहां पे उसको धर्म शोक लिखा मिलता है, और मस्की में जो है बुद्ध शाक या अशोक मिलता है इंस्क्रिप्शन में। ही वॉज ऑल्सो नोन एज देवन पिया, उसका एक जगह नाम देवनम पिया भी मिलता है, देवनम पिया। बिलोव, इसका मतलब था बिलव, भगवान को प्यारा। और एक जगह पियादासी ऑफ प्लीजिंग अपीयरेंस, और एक पियादासी भी उसका नाम मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि अशोक के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के विशेषताओं वाले नाम मिले। एक जगह बुद्ध शाक्य मिला जो मस्की में एडिक्ट था, फिर एक धर्माशोक मिला जो सारनाथ के पास था, उसके बाद उसका नाम देवन पिया भी मिला, जो ये सारे उसके नाम थे। नेक्स्ट क्या?
द लास्ट मौर्यन रूलर वॉज बृहद्रथ। मौर्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ। ही वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग। एक शुंग ने, पुष्यमित्र सिंह ने जो है उसके लास्ट रूलर की हत्या कर दी। वो कौन था? ए मिनिस्टर ऑफ मौर्य, एक मौर्य एम्पायर का मंत्री था। और एंड दस शुंग डायनेस्टी वॉज फाउंडेड। मौर्य डायनेस्टी खत्म हुई क्योंकि मौर्य डायनेस्टी में जो है उसके एक मंत्री ने उसके लास्ट रूलर बृहद्रथ की हत्या करके, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और उसकी जगह मौर्य डायनेस्टी की जगह शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पोस्ट मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन कौन सी डायनेस्टियां आई, जिसमें से शुंग डायनेस्टी था, कण्व डायनेस्टी था, सातवाहन डायनेस्टी था, ठीक है, और उसके बाद शक एक हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी डायनेस्टियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक्स।